हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़े थे भ्रूण के टाइप किस टाइप से होता है, मतलब भ्रूण के कितने कितने टाइप होते हैं और उनका डेवलपमेंट किस किस टाइप से होता है अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था एक बीजपत्री भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो किस टाइप से होता है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म या अपन इसको हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे इसको, भ्रूणपोष। ये जो भ्रूणपोष है वो क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल। ये क्या होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल, या अपन इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संचित खाद्य पदार्थ। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, संचित खाद्य पदार्थ यानी स्टोरेज फूड मटेरियल। अब ये जो भ्रूणपोष होता है इसमें कौन कौन से मटेरियल स्टोर रहते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, भ्रूण के अंदर आपको ये सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब मेन पॉइंट ये आता है कि भ्रूणपोष का फॉर्मेशन कब होता है और क्यों होता है। तो भ्रूणपोष का फॉर्मेशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, कि पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, फर्स्ट और ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एग सेल, और एग सेल के साथ में क्या यहाँ पर फ्यूज होगा फर्स्ट मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट कहाँ पर होता है आपको पता है, जब पोलन ट्यूब ग्रो करती है तो पोलन ट्यूब में सबसे टिप के ऊपर क्या होता है, केंद्रक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी नलिका ट्यूब न्यूक्लियस अपन उसको बोल सकते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस होता है, उसके बाद में यानी दो जो न्यूक्लियस होते हैं जनरेटिव सेल से निर्मित दो न्यूक्लियस, वो जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है उसके पीछे पीछे आते हैं। तो दो मेल न्यूक्लियस वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक जो मेल न्यूक्लियस है वो एग सेल के साथ में फ्यूज होकर क्या बना लेता है, यहाँ पर जाइगोट बना लेता है। ओके, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है, मेल गैमेट है, तो वो किसके साथ में, सेकेंडरी न्यूक्लियाई यानी द्वितीयक केंद्रक के साथ में कौन फ्यूज होगा, सेकेंड गैमेट या सेकेंड मेल गैमेट अपन लिख सकते हैं। सेकेंड मेल गैमेट है वो किसके साथ में फ्यूज हो गया है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में। और यहाँ पर इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन या हिंदी में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिसंलयन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन का मतलब क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद में डिप्लॉयड स्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी दो न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए। यहाँ पर सेकंड क्या है अपने पास, एक मेल गैमेट, तो एन इसका हो गया, तो तीन न्यूक्लियस का यहाँ पर फ्यूजन होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। और यहाँ से आपको पता है क्या बनता है, सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये अपन इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PEN। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो ये जो है ये तो हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये सेकंड, इसीलिए अपन उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं पूरी प्रोसेस को। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का नतीजा ही क्या है, भ्रूणपोष का बनना। और ये जो भ्रूणपोष है वो उन सीड्स के अंदर बनता है जिनके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो भ्रूणपोष है वो किसके अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता। उसके अकॉर्डिंग जो सीड्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो भ्रूणपोष है, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष है, इसी से फिर क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कंप्लीट जो भ्रूणपोष है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो
ये प्रोसेस होती है भ्रूणपोष के निर्माण की, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहले वाली क्लास के अंदर, जब अपन ने क्या पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। अब अपन देखेंगे कि जो भ्रूणपोष के आधार पर सीड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो भ्रूणपोष के आधार पर अपन सीड्स देख रहे हैं, सीड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पर आपको सीड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक तो होता है यहाँ पर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अभ्रूणपोषी बीज। ओके, तो एक तो क्या हो गया अपने पास में अभ्रूणपोषी बीज। सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक सीड्स, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, भ्रूणपोषी बीज। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, भ्रूणपोषी बीज इसको अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं वो किस टाइप का होगा, इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि संपूर्ण एंडोस्पर्म, संपूर्ण एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है। तो संपूर्ण जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, वो किसके अंदर खर्च हो जाता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है। तो बीजू के अंदर फिर आपको क्या देखने को नहीं मिलता, एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स अपन इनको बोल सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें एग्जाम्पल की, अगर अपन बात करें तो मूंगफली, ओके, इसके अलावा चना, इनके अंदर आपको एंडोस्पर्म है वो देखने को नहीं मिलता, इनको अपन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे। इनके अंदर जो फूड मटेरियल होता है एम्ब्रियो के लिए, वो कोटिलीडन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, 20 पत्रों के अंदर खूब सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जबकि इनके अंदर एंडोस्पर्म है यानी भ्रूणपोष है वो शेष नहीं बचता। सारा का सारा जो भ्रूणपोष है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर काम में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन में या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में संपूर्ण एंडोस्पर्म खर्च नहीं होता, अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो संपूर्ण एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर खर्च नहीं होता, इसलिए जो कुछ भ्रूणपोष का जो पार्ट होता है वो बच जाता है, बीज के साथ साथ में भ्रूणपोष का पार्ट भी आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं अरंडी के अंदर आपने सीड देखा होगा, और सीड के ऊपर आपको एक वाइट कलर का जो होता है, वाइट कलर का एक अलग से ही आपको दिखाई दे जाएगा, एक सेगमेंट होता है वाइट कलर का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष होता है। बीज के बाहर की साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोकोनट यानी नारियल के अंदर भी अपन जो बोलते हैं चटक बोलते हैं ना, चिटकी जिसको अपन बोल सकते हैं मारवाड़ी के अंदर, तो वो जो चटक होती है वो क्या है, उसका भ्रूणपोष होता है। तो कोकोनट के अंदर भी आपको जो भ्रूणपोष है वो देखने को मिलेगा। कच्चा जो नारियल होता है उसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है भ्रूणपोष वो होता है, और पका हुआ जो नारियल होता है उसके अंदर चटक की फॉर्मेशन के अंदर वो हो जाता है। तो वो क्या होता है, भ्रूणपोष आपको देखने को मिलता है। तो दो टाइप की जो सीड हैं भ्रूणपोष के अकॉर्डिंग वो अपन ने देख लिए, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड अपन ने देख लिए। अब अपन पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के टाइप, कि जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, वो कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि भ्रूणपोष होता है वो कितने टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
तो लिख रही हूँ मैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है, वो मोस्टली आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा। कितने टाइप का देखने को मिलेगा? 3 टाइप का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट है अपने पास में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। दूसरा अपने पास में क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ओके। और थर्ड अपने पास में क्या होता है? हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो ये आपको 3 टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो देखने को मिलता है। अब ये जो तीनों टाइप का जो एंडोस्पर्म हो वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो भी अपन देखेंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को अपन हिंदी में बोलेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष। सेल्यूलर को अपन बोलेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा अपने पास हेलोबियल, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन हिंदी में हेलोबियल ही बोलते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष। तो ये जो 3 टाइप के भ्रूणपोष है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो अपन डिटेल से एक एक को लेकर पढ़ेंगे कि क्या होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष और क्या होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो सबसे पहले अपन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ये है अपने पास में सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, या अपन बोल सकते प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। ये इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अपन बोलेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसको अपन बोलेंगे पीएन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा इसके अंदर? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन। कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। केंद्रक विभाजन होगा तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप से विभाजन हो गया। अब फर्दर यहाँ पर वापस से कैरियोकाइनेसिस होगा, खूब सारा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर सेल वॉल यानी कोशिका विभाजन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। ओनली यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? केंद्रक विभाजन ही देखने को मिल रहा है, कैरियोकाइनेसिस ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़े टाइम बाद में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस या अपन बोल सकते हैं केंद्रक परिधि की तरफ गमन करने लगते हैं, केंद्रक परिधि की तरफ गमन करने लगते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो सिचुएशन है ये देखने को मिलेगी, ठीक है। केंद्रक क्या हो जाएंगे? परिधि की तरफ गमन करने लग जाएंगे। तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे? अब परिधि की तरफ जाकर कलेक्ट होने लग जाएंगे। और सेंटर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर एक कैविटी दिखाई दे रही है। यानी जितना भी केंद्रक था, जितना भी न्यूट्रिशन पदार्थ था वो कहाँ पर चला गया है? पेरीफेरी की यानी परिधि की तरफ ये चला गया है। सेंटर के अंदर आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है कि कोई अलग जो सेल है, सेल यहाँ पर एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो गया है? खूब सारे यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और सेल एक ही है। अब आगे क्या होगा? फर्दर यहाँ पर होगा साइटोकाइनेसिस। फिर इसके अंदर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। और साइटोकाइनेसिस किस डायरेक्शन में होगा? पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। और ये जो कोशिका विभाजन है ये कहाँ से कहाँ होगा? परिधि से केंद्रक की तरफ,
परिधि से केंद्रक की तरफ आपको ये स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी। किस टाइप से होगा वो देखो, जैसे यहाँ पर इस टाइप से न्यूक्लियस प्रेजेंट है खूब सारे, ठीक है। अब ये इस टाइप से यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और सेंटर के अंदर आपको पता ही है क्या बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी। तो जितना भी न्यूट्रिशन था, जितना भी एंडोस्पर्म था, वो कहाँ पर कलेक्ट होने लग जाएगा, अब पेरीफेरी की तरफ कलेक्ट होने लग जाएगा और बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के द्वारा सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा और खूब सारी जो सेल्स है वो आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा, केंद्रकीय भ्रूणपोष के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको देखकर आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल याद आता होगा जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं नारियल, ठीक है। तो नारियल के अंदर क्या होता है, नारियल को अपन बॉटनी के अंदर बोलते हैं कोकोनट न्यूसीफेरा, ठीक है। कोकस न्यूसीफेरा बोलते हैं इसको अपन, कोकस न्यूसीफेरा। तो कोकस न्यूसीफेरा यानी कि नारियल, कोकोनट की बात कर रहे हैं, तो कोकोनट के अंदर आपको किस टाइप का भ्रूणपोष देखने को मिलता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का जो भ्रूणपोष है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। होता क्या है इसके अंदर, ओनली सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस ही होता जाता है, लगातार केंद्रक विभाजन होता जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि केंद्रक विभाजन कम्प्लीटली हो जाता है। केंद्रक विभाजन होने के बाद में जो केंद्रक होते हैं वो कहाँ की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे, केंद्रक पेरीफेरी की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे और परिधि की तरफ मूवमेंट करने के बाद में क्या होगा, सारे के सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो परिधि की तरफ यहाँ पर चले जाएंगे और बाद में सेंटर के अंदर खाली जगह हो जाएगी जो कैविटी बन जाएगी। और कैविटी बनने के बाद में क्या होता है कि जो आपका जो सेल डिवीजन है यानी साइटोकाइनेसिस है वो कंप्लीट होने लग जाता है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अपन मोस्ट पॉइंट लगाकर क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के भ्रूणपोष में पहले कैरियोकाइनेसिस, या अपन क्या बोल सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस को केंद्रक विभाजन होता है तथा इसके कंप्लीट होने के बाद ही कंप्लीट होने के बाद में ही साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन स्टार्ट होता है। तो सिंपल सी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा यानी केंद्रक विभाजन कंप्लीट होगा और उसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन है वो कंप्लीट होने लग जाएगा। एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा याद रखना है जिसका नाम क्या है, नारियल। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है वो नारियल के अंदर आपको देखने को मिलेगा और इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन सा, सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म। सेकेंड अपन क्या देखेंगे, सेलुलर टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो अपन देखने जा रहे हैं कि किस टाइप से जो सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपने पास क्या वही है
3n वाला न्यूक्लियस, जिसको अपन ने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बना है, और इसको pn बोला, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, अच्छा टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, सेकेंड, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, यानी कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, ट्रिपल फ्यूजन वाला वही है अपने पास पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डिवीजन होते ही यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि केंद्रक विभाजन, रुको इसको तो अपन थ्योरी के अंदर थोड़ा सा लिख लेंगे। पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, उसके अंदर जैसे ही डिवीजन हुआ, डिवीजन होते ही 2 न्यूक्लियस बने, और 2 न्यूक्लियस बनते उनके बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट देखो, इनके अंदर वापस से क्या होगा, डिवीजन होगा। तो यहाँ पर 2 जो सेल्स हैं उनसे कितने सेल्स बन जाएंगे, 4, और 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और चारों के बीच के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन फर्दर इनका मतलब साथ साथ में होता रहेगा। ओके, और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि खूब सारा न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, और खूब सारा यहाँ पर सेल्स हैं वो भी बन जाएगी इस टाइप से। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो केंद्र के विभाजन है उसके साथ साथ में आपको कोशिका द्रव्य का विभाजन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में केंद्रक विभाजन के साथ साथ केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी देखने को मिलता है। देखने को मिलता है केंद्रक विभाजन के साथ साथ में कोशिका द्रव्य विभाजन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म अपन इसको बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड टाइप का अपना एंडोस्पर्म। और थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म कौन सा है, हेलोबियल टाइप का भ्रूणपोष या हेलोबियल एंडोस्पर्म अपन उसको बोल सकते हैं। तो थर्ड अपने पास में क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब इस हेलोबियल एंडोस्पर्म के अंदर अपन देखेंगे कि किस टाइप का आपको एंडोस्पर्म है वो देखने को मिलता है। ओके, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, सबसे पहले अपने पास में क्या है, वही 3n वाली स्ट्रक्चर है, pn। ओके, इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, और इसके अंदर डिवीजन होने से ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यानी 2 न्यूक्लियस है वो आपको देखने को मिल गए, और यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप आ गया। सेलुलर एंडोस्पर्म, आपको पता है सेलुलर एंडोस्पर्म में यही तो हो रहा था ना, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन हुआ उसके बाद में जस्ट क्या हो गया है, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, यानी मुक्त केंद्र की यहाँ पर डिवीजन होगा। मुक्त केंद्र के डिवीजन दोनों साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी मुक्त केंद्र की अवस्था। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। इसके बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में क्या होगा,
बाद में ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो किसकी तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे, पेरीफेरी की तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे। तो पेरीफेरी की तरफ इस टाइप से ये जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। ओके, और अरेंज होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर इन न्यूक्लियस के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाएगी। तो ये जो न्यूक्लियस होंगे उनके चारों तरफ क्या बन जाएगी, कोशिका भित्ति बन जाएगी, और इस टाइप से जो लेयर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप से लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ था इसके अंदर, प्रारंभिक अवस्था में इसके अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप का जो डिवीज़न है वो हो रहा था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाद में जो अवस्था होती है वो कौन सा हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीज़न, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया। फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का यहाँ पर डिवीज़न देखने को मिला। ठीक है, तो पहले वाली यानी इनिशियल स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप का डिवीजन आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाद की अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का जो डिवीजन है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों का मिला जुला रूप ही क्या है, हेलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय व कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष, दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। ठीक है, केंद्रकीय व कोशिकीय दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, हेलोबियल टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर। तो तीनों टाइप का जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो अपन ने देख लिया है। न्यूक्लियर टाइप के अंदर अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है, केंद्र का विभाजन होता रहता है, उसके बाद में क्या होता है कम्प्लीटली न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, तब जाकर यानी सेल या अपन बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। फिर कोशिकीय के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता रहेगा वैसे वैसे उसके बीच में मेम्ब्रेन बनती रहेगी, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन भी साथ साथ में होता रहेगा। हेलोबियल के अंदर क्या होता है कि पहले वाली अवस्था के अंदर क्या होता है, पहले वाले स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ तक तो क्या होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में आपको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म टाइप का जो डिवीजन है वो देखने को मिलेगा। यानी हेलोबियल के अंदर दोनों टाइप का जो डिवीजन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हो गया है अपने पास तीनों टाइप के जो एंडोस्पर्म है उसके बारे में। अब अपन पढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन देखने जा रहे हैं। तो तीन टाइप के अपन ने एंडोस्पर्म देख लिए, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी अपन ने देख लिया है। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, होस्टोरिया के बारे में। या इसको अपन क्या बोलेंगे, चुस्कांग, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे इसको, चुस्कांग बोलेंगे। अब ये होस्टोरिया होता है, ये होस्टोरिया होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि देखो, अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोस्पर्म होस्टोरिया के बारे में। एंडोस्पर्म होस्टोरिया, ठीक है। एंडोस्पर्म होस्टोरिया का मतलब क्या होता है, भ्रूणपोष, ठीक है। अब क्या होगा कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, बीजांड का माइक्रोपाइलर एंड होता है, उसके अंदर क्या होगा, कुछ समय तक फ्री न्यूक्लियाई बनने के बाद यह रीजन सेलुलर हो जाता है,
ठीक है। लेकिन चलाजल पार्ट के अंदर ऑलवेज फ्री न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन है वो पाया जाता है। उसके बाद में अनेक जो प्लांट होता है उसमें माइक्रोपाइलर की सेल्स होती है, उसके अंदर सोल्यूबल कार्बोनिक फूड मटेरियल का न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सेक है उसे आउटग्रोथ उत्पन्न हो जाती है, और उस आउटग्रोथ से क्या होता है वहाँ पर एक आउटग्रोथ इस टाइप की जो संरचना मैं आपको बना के बताऊँगी वो आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्म होस्टोरिया के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं कि माइक्रोपाइलर व चलाजल एंड, ये माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड आपको पता होगा कहाँ पर होते हैं, ओव्यूल के अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार, और ऊपर का जो पार्ट होता है उसको अपन चलाजल एंड बोलते हैं। माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं उनके बाद में क्या होता है, इन रीजन से पोषण प्राप्त करने के लिए एम्ब्रियो सेक या अपन क्या बोल सकते हैं, भ्रूण कोष एम्ब्रियो सैक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन, आउटग्रोथ मतलब अतिवृद्धि, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करता है। आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करता है जिसे होस्टोरिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, होस्टोरिया कहा जाता है। अब होस्टोरिया का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका जो बीजांड होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाती हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ये आपका जो बीजांड है वो है, ओके, ये इसका पार्ट हो गया कौन सा, माइक्रोपाइलर पार्ट, और ये कौन सा भाग हो गया, चलाजल पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा आपको पता है कि ये होगा आपका एम्ब्रियो सेक होता है, जिसके अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एंटीपोडल सेल होती है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और एग समुच्चय होता है, यानी कि एग अपैरेटस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल्स होती है उसके अंदर खूब सारा न्यूक्लियर डिवीजन और सेलुलर डिवीजन यहाँ पर होता रहता है। चलाजल पार्ट के अंदर भी यहाँ पर होता रहता है, खूब सारा होता है। और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, इनके अंदर खूब सारी सेल्स पाई जाते हैं, इनके अंदर डिवीजन होता रहता है, और डिवीजन होने के बाद में ये क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है, भ्रूणपोष बनाएगा। अब ये जो भ्रूणपोष है इसको प्राप्त करने के लिए जो एम्ब्रियो सैक की सेल्स होती है वो एम्ब्रियो सैक की सेल्स इस टाइप से आउटग्रोथ निकाल लेती है, ठीक है, अतिवृद्धि का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो अतिवृद्धि होती है ये क्या करती है, चूसण का काम करती है, यानी कि न्यूट्रिशन को चूसने का काम करती है, इसीलिए अपन ने इसको नाम क्या दिया, चुस्कांग, ठीक है। निकलती कहाँ से ये आउटग्रोथ, एम्ब्रियो सेक से निकलती है, एम्ब्रियो सेक से आउटग्रोथ निकलती है, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो सेक होता है वो आसपास की सेल से क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण को चूसने का काम करता है, और इसके बाद में ये पोषण कहाँ पर दे देता है, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को ये पोषण का स्थानांतरण करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स निकलती है एम्ब्रियो सेक से, भ्रूणकोष से, तो इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलेंगे, होस्टोरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को अपन होस्टोरिया बोलेंगे। तो ये जो होस्टोरिया होते हैं वो अलग अलग टाइप को आप अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के होस्टोरिया है वो आपको देखने को मिलते हैं। वही अपन देखेंगे किस किस टाइप के होस्टोरिया आपको देखने को मिलते हैं। अब अपन देखेंगे कि जो होस्टोरिया होते हैं वो किस किस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, एम्ब्रियो सेक पर होस्टोरिया की पोजीशन
के आधार पर, होस्टोरिया की पोजीशन के आधार पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले अगर अपन पार्ट की बात करें तो सबसे पहले अपने पास में क्या है? चलाजल होस्टोरिया। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? निभागीय चुस्कांग। तो फर्स्ट अपने पास में क्या हो गया है? चलाजल होस्टोरिया। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड अपने पास में क्या है? माइक्रोपाइलर होस्टोरिया। माइक्रोपाइलर होस्टोरिया, या हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? बीजांड द्वारीय चुस्कांग। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? बीजांड द्वारीय चुस्कांग। ठीक है। और थर्ड अपने पास में क्या है? थर्ड दोनों का मिला जुला है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? माइक्रोपाइलर चलाजल होस्टोरिया। माइक्रोपाइलर चलाजल होस्टोरिया। ठीक है। या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? निभागीय बीजांड द्वारीय चुस्कांग। ठीक है। तो इस टाइप से इनकी स्थिति के आधार पर एम्ब्रियो सेक के ऊपर चुस्कांग की स्थिति कौन सी होती है, जो होस्टोरिया है इसकी स्थिति कौन सी होती है, पोजीशन के आधार पर इनको 3 पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपने पास है चलाजल होस्टोरिया। और ये जो चलाजल होस्टोरिया होता है, नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि ये किस साइड में होता है? चलाजा एंड की तरफ होता है, निभाग की तरफ होता है। इसके बाद में अपने पास में क्या है? माइक्रोपाइलर होस्टोरिया। इसको भी नाम से पता चल रहा है कि ये जो होस्टोरिया होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बीजांड द्वार की तरफ देखने को मिलेगा। फिर थर्ड अपने पास में क्या है? माइक्रोपाइलर चलाजल होस्टोरिया। ये जो होस्टोरिया वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? माइक्रोपाइल एंड की तरफ और चलाजल एंड दोनों की तरफ आपको ये होस्टोरिया है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से 3 होस्टोरिया, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, उनको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि जो होस्टोरिया होता है वो किस टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए डिटेल से अपन इसको कल स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।